उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने रावत को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को मानने की बात कही जा रही है। हरीश रावत आलाकमान के फैसले के साथ और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियान ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। आज दोपहर 12 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल होंगी। सभी सीटों पर प्राय सहमति हो गई है। कुछ सीटों पर 2-4 सीटों पर सहमति नहीं भी होगी तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। कि प्रति जो गलती की है यदि उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं गलती हुई मुझसे, माफी मांगने जैसा मैंने कहा लोकतंत्र से माफी मांगे, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे। और राजनीति के अंदर कभी कभी जब कोई निर्णय गलत होता है, यदि गलत नहीं होता तो क्यों वहां से यहाँ आना पड़ता। अपना कानून बनाया हमने, किसी का बाप बेटे पति किसी को भी टिकट नहीं देंगे। उसको वो अपनी पत्नी के लिए मांग कर रहे थे और सबसे बड़ी दुख की बात है जिस सीट पर वो थे उस सीट को भी बदलने की मांग कर रहे थे। हमारा मानना है कि जिस पे काम किया है उस पे काम करना चाहिए। इस कारण से उसकी गतिविधियां देखकर पार्टी ने सर हरक के जाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा उत्तराखंड में? नहीं, पार्टी हमारे विचारों के कारण वोट मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं मिलता। बीजेपी से निकाले जाने के बाद उत्तराखंड में मंत्री रहे हरक सिंह रावत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा था, जिसकी वजह से एक दिन पहले उन्हें न केवल उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से बल्कि 6 साल के लिए बीजेपी से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद वो जब मीडिया के सामने आए तो उनका दर्द भी सामने आ गया। बीजेपी से 6 साल के लिए बाहर निकाले जाने पर उनकी आंखें नम हो गईं। वो बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से खासे नाराज दिखे। यहां तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें निकालना पार्टी की बहुत बड़ी गलती है। किसी का विनाश होना होता है, किसी को तो वो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। एक दिन पहले जब हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे तभी खबरें उड़ी थीं कि वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी दलील ये है कि वो अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे, न कि बीजेपी छोड़ने। मैं मिला रहा था अमित शाह जी के यहाँ, तब तक मैसेज आ गया। मैं समय ले रहा था कि कल मैं सब दिल्ली आया हूँ, कल मुझे कुछ समय दे दीजिएगा। खबरें हैं कि हरक सिंह रावत लंबे समय से नाराज थे और वो कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत अपने करीबियों के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी की पॉलिसी एक परिवार एक टिकट की है, जिस पर मतभेद बढ़े और हरक सिंह रावत बीजेपी से बाहर कर दिए गए। वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हालांकि हरक सिंह रावत ने इस आरोप को गलत ठहराया। मेरे पुत्र बधू जो है आप चेक करा लो, अगर वो जीत सकती है चुनाव तो उस पर विचार कर लो। मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। खबर है कि हरक सिंह रावत ने अपने और अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद पता चला कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस खबर पर मोहर लगती उससे पहले ही वो बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने सोनिया गांधी का एहसान चुकाने की बात कहकर यह संकेत दे दिया कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। किसी के कोई एहसान को कभी नहीं भूलता हूं। मतलब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। हाँ, देखिए मैं सोचता हूं कि इन्होंने मौका दिया ना मुझे। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने माफी की शर्त रखकर उनकी वापसी की राह मुश्किल कर दी। 18 मार्च की घटना है 2016 की उत्तराखंड में। उसमें जो भी भागीदार थे उनको अपनी उस गलती के लिए उत्तराखंड के से और लोकतंत्र से दोनों से माफी मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि 2016 में हरक सिंह रावत की बगावत की वजह से ही हरीश रावत की सरकार गिर गई थी। हरक सिंह रावत के बीजेपी से निकाले जाने के बाद उत्तराखंड की सियासी हलचल तेज हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले तक जिस नेता को मनाने के लिए हाईकमान खुद जुटा था उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खबर है कि हरक सिंह रावत शुरू से ही बीजेपी सरकार से नाराज थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें अपने मंत्रालय पर ऐतराज था, और जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो भी उनकी नाराजगी बरकरार रही। खबर तो यह भी आई कि पिछले महीने अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली थी, जिसके बाद पता चला कि हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल किया और हरक सिंह रावत को मनाया गया। लेकिन सियासी गलियारों में लगातार ये खबरें आती रहीं कि हरक सिंह रावत कई मुद्दों पर नाराज हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए आलाकमान ने पहल नहीं की, जिनमें एक विधानसभा चुनाव में टिकट का मुद्दा भी है। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत 2 टिकट मांग रहे थे, एक अपने लिए, दूसरा अपनी बहू के लिए, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी और इसी वजह से कांग्रेस में जाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उससे पहले ही उनसे मंत्री पद और बीजेपी की सदस्यता छिन गई,
जिसके बाद उनके आंसू निकल आए। खबर तो यह भी है कि हरक सिंह रावत इस बार अपनी सीट भी बदलना चाहते थे और पौड़ी जिले की कोटद्वार सीट से नहीं बल्कि किसी और जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे। पता चला है कि उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने 3 विकल्प भी रखे थे, जिनमें केदारनाथ सीट का नाम भी शामिल था, जबकि अपनी बहू के लिए वो लैंसडाउन सीट से टिकट चाहते थे। 80 के दशक में सियासत में कदम रखने वाले हरक सिंह रावत ने 1984 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए 93 जिसके बाद वो 1991 में पौड़ी से लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद वो कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी बने। वो 1993 में फिर से पौड़ी से जीतकर विधायक बने, लेकिन 1996 में उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग पर अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बीएसपी में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो हरक सिंह रावत वहां की सियासत में सक्रिय हो गए और उन्होंने लैंसडाउन सीट को अपनी कर्मभूमि बताया और वहां से जीत दर्ज करते रहे। कहा जा रहा है कि इस वजह से वो अपनी बहू के लिए उसी सीट से टिकट मांग रहे थे ताकि उनकी पकड़ का उनकी बहू को फायदा मिले। वैसे 2012 में उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी और रुद्रप्रयाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता था, लेकिन 2016 में जब वो तब सुर्खियों में आ गए जब उन्हें अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने का आरोप लगा उन पर। उत्तराखंड की सियासत की कुछ सबसे अहम तारीखों में एक है 18 मार्च 2016 की तारीख, वो तारीख जब उत्तराखंड विधानसभा के अंदर 9 विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी थी। ये 9 विधायक थे कांग्रेस के, जिनमें हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल है, जिन पर आरोप लगा कि उनकी वजह से बगावत हुई और हरीश रावत सरकार को हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरीश रावत सरकार लौट तो आई, लेकिन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इस बीच हरक सिंह समेत बगावत करने वाले सभी 9 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2017 के चुनाव में हरक सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव लड़े और जीते, जिसके बाद उन्हें उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन कई बार कई मामलों में त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके मतभेद की खबरें आई। श्रम मंत्रालय पर भी उनकी त्रिवेंद्र सरकार से नाराजगी रही। पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद भी सियासी खींचतान जारी रही। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस अब में वो शामिल हो गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी खराब है। अखिलेश यादव के हाथ गैर जिम्मेदार हाथ है और उनके हाथों में सूबे की बागडोर नहीं जाने देंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तौकीर रजा साहब, आईएमसी के प्रमुख। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। दिवाली से पहले आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुआ था? दिवाली से पहले आपको निकलने दीजिए। मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आपका समर्थन इस शर्त पे कर सकता हूं। पिछली बार भी मैं आपके साथ जब गया था, आपके साथ बैठा था, तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि दंगा जांच आयोग बनना चाहिए। उन्होंने उस वक्त भी मुझसे वादा किया था, लेकिन नहीं बनाया। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे, आपको याद होगा, तकरीबन हर जिले में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए। मैंने कहा दंगा जांच आयोग, अभी भी मैं उनसे यही कहा। उन्होंने कहा दिवाली बाद जवाब देंगे, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने प्रियंका गांधी जी के सामने इस आयोग, आपने सरकार उनका कैसे चलेगी, रोड मैप क्या होगा सरकार का, इस पर भी आपने उनसे बात? हाँ, मैंने पूछा था कि 5 साल आपने जो चलाई उसमें 176 दंगे हुए, अब दंगे नहीं हो और किस तरह आप सरकार चलाएंगे, क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या प्रोग्राम बनाया है, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। आपका एक अलायंस हुआ है, उस अलायंस में कहा जा रहा है बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, निश्चित तौर से आदरणीय तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसान, नौजवान, गांव, गरीब के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, उत्तर प्रदेश एक नए बदलाव की तरफ है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तौकीर रजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बीजेपी को तो हटाना है, योगी सरकार को हटाना है, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में 2012 से लेकर 17 तक 176 दंगे हुए हैं। देखिए, जो पिछला इतिहास है उसको कोई भूल नहीं सकता। सपा और भाजपा दोनों केवल नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं योगी जी अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव योगी जी पर। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की तासीर और तस्वीर क्या है। दोनों ने एक एक करके लूटा है उत्तर प्रदेश को।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हीरो वाजपेयी, जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तौकीर राजा आईएनसी प्रमुख, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। कहा है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए ये गठबंधन करना है और सेक्युलर सरकार बनानी है राज्य में। देखिए, लगातार चुनाव के समय पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही हैं। सपा ने उनके इमरान मसूद को तोड़ दिया, आज कांग्रेस इनको तौकीर रजा को ले आई। और घूम फिर के एक बात है कि बीजेपी का भय दिखा के मुस्लिम वोटों का किस तरह ध्रुवीकरण हो सके, पर उसमें ये पार्टियां ये भूल जा रही हैं कि लगातार एक बहुसंख्यक वर्ग का अपमान हो रहा है। चुनाव में सभी वर्गों को वोट डालने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी का भय दिखाकर और किसी को उपेक्षित रखना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से चुनाव में इस तरह से मुस्लिम मतों के लिए पार्टियों का झुकाव उधर की तरफ है, पर मुझे लगता है बहुसंख्यक वर्ग का भी सम्मान करना चाहिए। और जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं वो भाजपा के साथ हैं, जो कांग्रेस को, जो सपा को, लेकिन केवल मुसलमान नेताओं को इधर से उधर लाकर और इस तरह की बात करना कि बीजेपी को रोकना है, तो मुझे लगता है कि सरासर लोकतंत्र में एक तरह से मर्यादाहीन आचरण है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार ने टिकट मिलने की खुशी में जुलूस निकाला, जिस पर सियासत गर्मा गई। जुलूस में भीड़ जुटाने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैली, जुलूस और पदयात्रा निकालने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन जैसे ही अमरोहा की हसनपुर सीट से बीजेपी ने महेंद्र सिंह खड़गवंशी के नाम का ऐलान किया, उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रख दिया। टिकट मिलने की खुशी में उन्होंने गाजे बाजे के साथ एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में महेंद्र सिंह खड़गवंशी आगे आगे और पीछे उनके समर्थकों की भारी भीड़ चलती रही, लेकिन इस दौरान किसी ने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह खड़गवंशी समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। 2 दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक वर्चुअल रैली में भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। आज सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता बातचीत के लिए अपने सुझाव, विचार, इनपुट एवं कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी अपनी बातचीत के दौरान करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से बातचीत ऐसे वक्त में करने जा रहे हैं जब 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है और अब इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी नाम जुड़ सकता है, क्योंकि खबर है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें ये हैं कि मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि इस बारे में जब पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि कई मौकों पर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी वो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं और इसी वजह से अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने की बात जोर पकड़ती जा रही है। और खबरें यहां तक हैं कि बीजेपी इस बार उन्हें लखनऊ की किसी दूसरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से करीब 34,000 वोटों से हार गई थी। हालांकि हार के बाद भी उन्हें करीब 63,000 वोट मिले थे। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को वोटिंग होगी। और देश में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले आए, लेकिन 16 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के 18,000 से ज्यादा केस सामने आए। मुंबई में भी 6,000 के करीब नए केस आए हैं और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड पाबंदियों में ढील भी दी है। जिम 50% क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग हर राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। दिल्ली में कोरोना 16 जनवरी को 18,286 केस थे, 17 जनवरी को 12,527 हुए। मुंबई में कोरोना के आंकड़े 16 जनवरी को 5,000
7,956 थे, वहीं 17 जनवरी को 7,985 हो गए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खुद महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ही बीजेपी में शामिल हो गई। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं को उनका हक नहीं दे रही। और सबसे बड़ा हमला प्रियंका गांधी पर किया, जो यूपी में 40% टिकटें महिलाओं को देने का दावा कर रही हैं। मैंने कहा 40% नहीं तो 20% टिकट दीजिए महिलाओं को। मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, मैं अपनी महिलाओं से माफी भी चाहती हूँ कांग्रेस में। देहरादून के बीजेपी दफ्तर में सरिता आर्य को देखकर लोग हैरान हो गए। उन्हें पार्टी में शामिल करवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंच गए। पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस पर हमले का मौका नहीं चूका। उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं के लिए जो करना चाहती थी कांग्रेस उसको करने नहीं देती। सरिता आर्य का दावा है कि उन्होंने बिना किसी शर्त के बीजेपी का दामन थामा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो नैनीताल सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और यही इच्छा उनके लिए कांग्रेस छोड़ने की वजह भी बन गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हें इस बार नैनीताल सीट से टिकट देने के पक्ष में नहीं थी, जिसकी वजह बन रहे थे यशपाल आर्य, जो अपने बेटे के साथ बीजेपी छोड़कर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट पर सरिता आर्य के रास्ते का कांटा साबित हुए। यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार इस सीट पर सरिता के बजाय संजीव आर्य को टिकट देगी। सरिता आर्य इस सीट से चुनाव जीतकर 2012 से 2017 तक विधायक रह चुकी हैं, लेकिन 2017 में वो चुनाव हार गई थी। और लखनऊ में हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने हाथ में अनाज लेकर संकल्प लिया कि इस बार के चुनाव में वो बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों पर बात की और हाथ में अनाज लेकर मीडिया के सामने संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने का संकल्प तक ले डाला। कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। जिसके बाद बीजेपी ने बिना देर किए पलटवार किया और किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। किसानों के हित की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को किसानों के हित की फुर्सत कहां थी जब वो सत्ता में थे। यूपी और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब ये कि दोनों राज्यों में तीनों पार्टियां अलग अलग ताल ठोकेंगी। हालांकि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां पिछले 2 साल से मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और गोवा में तीनों पार्टियों की राह अलग हो गई। गोवा में कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। हालांकि वहां शिवसेना और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात यूपी की, तो वहां भी तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो सका। गोवा में तो हम 10 सीट लड़ेंगे, 10 हो गया। यूपी में 50 सीट लड़ेंगे। इस बारे में जब मुंबई कांग्रेस के नेता भाई जगताप से बात की गई तो उन्होंने गठबंधन का मामला आलाकमान पर छोड़ दिया। हमारे आलाकमान ने इस बारे में बिल्कुल सोचा होगा और शायद उसका फायदा पार्टी को होगा। वहीं एनसीपी ने गोवा में गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गोवा में हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस के साथ बैठकर साथ में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और इसी तरह यूपी में जेडीयू और बीजेपी के बीच भी बात नहीं बन सकी, जिसके लिए जेडीयू ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसका मतलब यह कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू चुनावी मैदान में अलग अलग उतरेंगी। जेडीयू की तरफ से यह दावा किया गया कि वो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसका जिम्मा पार्टी ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को सौंपा था। लेकिन बीजेपी के साथ कोई बात नहीं बन सकी, जिसके बाद जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। खबर है कि 18 जनवरी को लखनऊ में जेडीयू ने पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू यूपी में 35 से 50 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। नहीं, भाजपा के साथ हमारा तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए जनता दल यू ने अपने बलबूते पर अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया है। और पंजाब में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें शुरू में सोनू सूद ये बता रहे हैं कि सीएम कैसा होना चाहिए, और सोनू सूद के ये बताने के ठीक बाद मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी का चेहरा दिखाया गया। पार्टी की तरफ से जारी इस वीडियो के बाद माना जा रहा है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सीएम का चेहरा होंगे। कुछ दिन पहले ही सोनू सूद की बहन ने कांग्रेस का हाथ थामा था,
जिनको पार्टी में चुनाव ने मैदान में भी उतारा है। और अब जो वीडियो जारी हुआ उसमें चन्नी के साथ सोनू सूद का भी इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने ये वीडियो ठीक उस दिन जारी किया जब पंजाब में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख बदलने का ऐलान किया। जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। बीजेपी और कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल दी। पहले चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि पंजाब में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन अब वहां 20 फरवरी को मतदान होगा। असल में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख टालने की अपील दोनों ने की थी। दोनों दलों की चिट्ठियों में लिखा था कि मतदान के 2 दिन बाद यानी 16 फरवरी को रविदास जयंती है और उसके लिए पंजाब में रहने वाले दलित समुदाय के बहुत सारे लोग वाराणसी जाते हैं। ऐसे में उनके लिए मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चुनाव की तारीख पीछे की जाए। इस पर चुनाव आयोग ने बैठक की जिसमें 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को मतदान का ऐलान किया गया। असल में पंजाब की कुल आबादी में 32% से ज्यादा लोग दलित समुदाय से आते हैं और वहां विधानसभा की 34 सीटें भी दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। अपने ਵੱਲੋਂ बतौर मुख्यमंत्री सरकार ਵੱਲੋਂ ਤੇ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1 हफ्ता 6 दिन अगे पाई है। आम आदमी पार्टी आज अपने पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी और आज अरविंद केजरीवाल मोहाली जाएंगे और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। आम आदमी पार्टी ने 17 जनवरी तक पंजाब के लोगों से राय मांगी थी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि तकरीबन 21 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और एक्टर रवि किशन के भोजपुरी गाने पर एनसीपी की तरफ से निशाना साधा गया और वो भी भोजपुरी अंदाज में। कुछ रोज पहले रवि किशन ने सोशल मीडिया पर भोजपुरी में एक गाना रिलीज किया था और उस गाने का नाम था यूपी में सब बा। इस भोजपुरी गाने में योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की गई थी। यही नहीं, इस गाने के जरिए रवि किशन ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड ही लोगों के बीच रख दिया था। सड़कन के जालवा काम बेमिसाल बा जी कबो न रहल उ अब्बा यूपी में सब बा। लेकिन यूपी सरकार की तारीफ वाले इस गाने पर भोजपुरी अंदाज में ही निशाना साधा गया। मोर्चा संभाला महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने। उन्होंने भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर का एक गाना यूपी में का बा ट्वीट किया, जिसके जरिए योगी सरकार पर जमकर हमले किए गए। अरे बाबा के दरबार बा खत्म रोजगार बा, अरे का बा यूपी में का बा। ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे विपक्षी पार्टियों के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले परेड की रिहर्सल हुई। 26 जनवरी से पहले सेना के जवानों ने दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में रिहर्सल की। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि राज्य में कोरोना के मामले दिल्ली से नजदीक होने की वजह से बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल न कर पाने की वजह से इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ा। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है। अनिल विज के इस बयान पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। हमारे पास 1000 से भी ज्यादा लोग हर रोज जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उसके अंदर दिल्ली से बाहर के होते हैं। और पंजाब में फिरोजपुर देहात विधानसभा सीट से टिकट मिलने के बाद भी उम्मीदवार आशु बांगड़ ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर उसे बड़ा झटका दिया और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। आशु बांगड़ ने पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया और राघव चड्ढा पर तीखे वार किए। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए खुद राघव चड्ढा ही सामने आए और आरोप लगाया कि कांग्रेस पंजाब में उनकी पार्टी को रोकने के लिए षड्यंत्र रच रही है। मुझे बताया जा रहा है कि शायद कोई बड़े कांग्रेस के सीनियर नेता ने हमारे
फिरोजपुर के कैंडिडेट को कॉल किया, उन्हें कहा कि आप छोड़िए, उन पर दबाव बनाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस की बड़ी टीम तैनात नजर आई, जिसने वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से कोविड नियमों का पालन न करने पर चालान वसूला। दरअसल अखिलेश यादव ने भीड़ जुटाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के एक प्रत्याशी की चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और यहां पर गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। जिन्होंने पहले तो लाउडस्पीकर के जरिए वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। चुनाव आचार संहिता का पूर्णतया पालन करें, नगर में धारा 144 लागू है। और फिर मास्क न लगाने वालों के साथ ही नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर भी चालान काटे गए। ये बिना मास्क के लोगों का है, ये प्रथम बार में 100 रुपए का, दोबारा करने 500 रुपए का। दरअसल वहां धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से भीड़ जुटाने के लिए भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की। आयरलैंड ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को हरा दिया। आयरलैंड ने मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया। उसने तीसरे मैच में 2 विकेट से जीत हासिल की। आयरलैंड के लिए ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि आईसीसी के किसी स्थायी सदस्य के खिलाफ उसने ये पहली वनडे सीरीज अपने नाम की। गुजरात में द्वारका समेत कई जगहों पर मंदिर 23 जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना खतरे की वजह से मंदिर प्रशासन ने खुद ये फैसला लिया। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से हुई 15 मौत के मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया। साथ ही इस मामले में राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो गई। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मिलने के लिए एलजेपी नेता चिराग पासवान उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोला। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार से सवाल किए। कोई नेता 6 सालों में नहीं पिया, वो क्यों जेल नहीं गए? जेडीयू की तरफ से आरोपों का जवाब देने के लिए नीरज कुमार आगे आए, जिन्होंने शराबबंदी के मामले में विरोधियों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। स्पष्ट करना चाहिए कि शराबबंदी के पक्ष में है या विपक्ष में है। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की गई। नालंदा के ही एक इलाके में पहाड़ पर अवैध शराब के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारकर शराब की खेप बरामद की। उस जगह से वहाँ पे दारू बनता है मशीन के साथ, मशीन भी पकड़ाया और 30 बोरिया दारू निकला। मुंबई पुलिस ने बोरीवली इलाके से 3 करोड़ की ड्रग्स की एक खेप बरामद करने का दावा किया। साथ ही इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में कई लोगों ने वहां लगाए गए कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर रिहायशी इलाकों में एक भालू के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि रणथंबोर नेशनल पार्क से निकलकर ये भालू खाने पीने के लिए उसकी तलाश में आबादी वाले इलाके में घुसा चला आया है, जिसकी खबर मिलते ही लोगों में दहशत मच गई और वो भालू के डर से अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। वहीं कुछ लोग हिम्मत दिखाकर भालू को वहां से भगाते हुए भी नजर आए। दिन में तो भालू वहां से चला गया, लेकिन रात के एक वीडियो में वो एक रिजॉर्ट के आसपास चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं 3 दिन पहले यही भालू एक अस्पताल के पास घूमता हुआ भी नजर आया, जिसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले लोगों में खौफ है। हालांकि अभी तक भालू के किसी को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों की माने तो उन्हें हर वक्त भालू के हमले का डर सता रहा है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन का ऐलान करने के अगले ही दिन यू टर्न ले लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। माना जा रहा है कि उनका यह बयान संजीव बालियान से मुलाकात के बाद आया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। संजीव बालियान और नरेश टिकैत की इसी मुलाकात के बाद नरेश टिकैत के सुर बदले बदले नजर आए। एक दिन पहले नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था और इस गठबंधन के समर्थन में बयान दिया था। भाई आप लोगों की परीक्षा की लड़ी और इस गठबंधन को सफल बनाओ। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। हमारे मुंह तो भी निकल के होगी बातचीत पर, किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। नरेश टिकैत के भाई और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दो टूक बोल दिया कि वो चुनाव में किसी पार्टी के साथ नहीं है। किसी का समर्थन नहीं है हमारा, अपना चुनाव लड़े सब लोग। केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों को वापस ले चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, जिसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, जिसे किसान बहुल इलाका कहा जाता है, और इस इलाके में किसानों के संगठन भारतीय किसान यूनियन की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसीलिए टिकैत परिवार की अहमियत बढ़ जाती है।
खबर है कि राजनीतिक पार्टियां इसीलिए भारतीय किसान यूनियन का समर्थन चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में विधानसभा की 66 सीटें हैं। इन सीटों पर किसानों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह इन सीटों पर सियासी समीकरण बदले हैं, जिसका सियासी पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और राजस्थान के नागौर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर एक बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी और यह हादसा नागौर बीकानेर हाईवे पर हुआ, जिसका वीडियो ट्रक के पीछे आ रही एक कार में बैठे आदमी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक लहराता हुआ नजर आया और उसके ठीक आगे एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हुई दिखाई दी और तभी कार तेजी से ओवरटेक कर ट्रैक्टर ट्रॉली से आगे निकल गई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने भी उस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी जल्दबाजी में ट्रक बेकाबू होकर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर ही बुरी तरह से पलट गई। बताया गया कि इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार की वजह से दर्ज मुकदमे पर भड़क गए। भूपेश बघेल ने कल यूपी की नोएडा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार किया था, लेकिन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में नोएडा पुलिस ने उन पर मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने से भूपेश बघेल भड़क गए और चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो मेरे साथ प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, मेरे सुरक्षा कर्मी हैं, 15-20 रहेंगे, जेड प्लस मेरी सुरक्षा है। जवाब में बीजेपी ने भी सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और उन्हें नियमों के पालन की नसीहत दे डाली। आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, आपने कोविड-19 महामारी अधिनियम का भी उल्लंघन किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई शर्तें रखी हैं और आरोप है कि भूपेश बघेल तय सीमा से ज्यादा लोगों के साथ प्रचार करते पाए गए। गणतंत्र दिवस समारोह पर मेहमानों की संख्या में कटौती की गई। इस बार राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में वीआईपी समेत सिर्फ 4000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया। आम लोगों के लिए कुछ टिकट्स का प्रावधान है, जिन टिकट्स का सेल अभी चल रहा है, 4 जगह पर उन टिकट्स का सेल है। तकरीबन 4000 टिकट्स सेल हो रहे हैं इस बार। जसप्रीत बुमराह ने बताया कि अगर उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी दी जाती है तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी। वनडे और T20 के बाद विराट कोहली ने 2 दिन पहले ही टेस्ट टीम की भी कप्तानी छोड़ दी थी। AIMIM ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। इसमें 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हो गई, जिसके बाद सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये बाघिन T15 कॉलर वाली के नाम से मशहूर थी। उसने 11 साल में 29 बच्चों को भी जन्म दिया था। IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने यूपी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महफूज हाथों में अपने प्रदेश को दे, कांग्रेस हमारे पास वाहिद ऑप्शन है। तौकीर रजा के समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने इनके फैसले का स्वागत किया। तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान के बाद बीजेपी ने IMC और कांग्रेस दोनों को निशाने पर ले लिया। इस 80 बनाम 20 की लड़ाई को लोग हिंदू मुसलमान में बदलने में ये पार्टियां लगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया भर को भारत में निवेश का न्योता दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में बज रहा है भारत के स्टार्टअप का डंका। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच से भारत के कोरोना वैक्सीनेशन की तारीफ की और कहा कि हम भारत में सबको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं और दुनिया में वैक्सीन सप्लाई भी कर रहे हैं। भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष
होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही इमरान मसूद को बड़ा झटका लगा था। तब से इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि इमरान मसूद इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे भी या नहीं। लेकिन उनके समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। इमरान मसूद के घर के आंगन में जुटे उनके समर्थक और उनके रिश्तेदार इस बात पर अड़े हैं कि किसी पार्टी से टिकट मिले या न मिले, चुनाव मैदान में जरूर उतरा जाए। तो निर्दलीय विधायक बने थे 2007 में, तो ऊपर वाले ने चाहा तो अब भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। आजाद से लड़ेंगे, अगर नहीं टिकट होगा कहीं से। अच्छा, लड़ेंगे। इमरान मसूद के साथ कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दोनों को ही टिकट नहीं दिया। मसूद अख्तर ने भी अभी आस नहीं छोड़ी है। सब कुछ मुमकिन होता है राजनीति में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं के भी रास्ते सब खुले हैं। MIM अध्यक्ष ओवैसी को भी मसूद अख्तर से हमदर्दी तो है, लेकिन उनके साथ किसी तरह की चुनावी चर्चा से उन्होंने साफ इनकार किया। नहीं, इमरान मसूद साहब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत है। अब तक इमरान मसूद ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो अब भी समाजवादी पार्टी से संपर्क में हैं और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन वो अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने झटका दिया हो, बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण की भी बात अखिलेश यादव से नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक शनिवार 15 जनवरी की सुबह तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक समझौता तय मान रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर कुल 15 सीटें मांग रहे थे और सौदेबाजी करते हुए वो 8 सीट तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें केवल 2 सीटों का ऑफर दिया गया। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बढ़ गई थी। उन्हें इन नेताओं के अलावा इनके साथ आए कुछ और नेताओं को भी टिकटें देना जरूरी हो गया था। खासतौर पर बाहर से आए बड़े नेताओं के बाद दलित समुदाय के वोटों के लिए चंद्रशेखर आजाद पर समाजवादी पार्टी की निर्भरता भी कम हो गई थी। इसीलिए मोल भाव करने की चंद्रशेखर की ताकत पर भी असर पड़ा। माना यह भी जाता है कि जिस वक्त अखिलेश यादव से मुलाकात में चंद्रशेखर की पार्टी को 2 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, उस वक्त बाहर निकलकर चंद्रशेखर ने किसी और को नहीं बल्कि इमरान मसूद को फोन किया था। वही इमरान मसूद जो भले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उनके लिए टिकट का ऐलान नहीं हुआ था। उसी वक्त यह तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी का ना तो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ कोई गठबंधन होगा और ना ही उनके दोस्त इमरान मसूद को ही समाजवादी पार्टी की टिकट दी जाएगी। डालने के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम से गाली गलौच और हाथापाई की कोशिश की गई। धर्मेंद्र नाम के इस आरोपी पर अपनी पत्नी और बच्चे पर जबरन धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का इल्जाम लगा और जब उसे पुलिस पकड़ने गई तो वो उनसे ही भिड़ गया। साथ ही उसने कार्रवाई का विरोध करते हुए गाली गलौच शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस को आरोपी पर काबू पाने के लिए उसकी पिटाई करनी पड़ी। पुलिस के सख्त रुख से वो और भड़क गया और उसने कई बार पुलिस की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आरोपी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। घर से बाहर लाने के बाद धर्मेंद्र नाम के इस आरोपी की तलाशी ली गई। इसके बाद तो उसने सड़क पर खड़े लोगों को भी गाली देनी शुरू कर दी। पत्नी ने इल्जाम लगाया कि जबरन धर्म बदलने का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसने इसकी शिकायत कल्याणपुर थाने में की। जब मैंने इनको रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा आए दिन करते थे। पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि आरोपी 2 साल पहले अजमेर शरीफ गया था और वहां से लौटने के बाद ही उसके रहन सहन में बदलाव आया। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक बस की सौगात दी। बताया गया कि यह बस मौजूदा बसों की तरह ही सुविधाओं से लैस होगी, लेकिन इसे चलाने के लिए पूरी तरह से बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली इलेक्ट्रिक बस के उद्घाटन के लिए दिल्ली के CM केजरीवाल इंद्रप्रस्थ बस डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद नई नवेली बस का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बस के अंदर जाकर उसका मुआयना किया, साथ ही ड्राइवर से बातचीत भी की और फिर मंच पर पहुंचकर उन्होंने बस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस दौड़ पड़ी। दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक 0% जो प्रदूषण मुक्त बस है वो आज दिल्ली में उसकी शुरुआत हो चुकी है। CM केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम में ये बस अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि जल्द से जल्द बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे अब
इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। बताया गया कि ये बस दिल्ली की मौजूदा एसी बसों की तरह ही होगी, जिसमें महिला सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इसे सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। साथ ही इसका टिकट भी बाकी बसों के बराबर ही रखा गया ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने के लिए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में बताया गया कि फरवरी 2021 में नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वो फरार थे। लेकिन इसके बाद भी एसपी ने कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को उम्मीदवार बना दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक आपराधिक छवि वाले शख्स को टिकट देने पर सियासी दल को उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और 48 घंटे के अंदर यह बताना होगा कि उस आदमी के खिलाफ क्या क्या केस दर्ज है और उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद हसन की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इसीलिए अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की अपील की। हालांकि 15 जनवरी को नाहिद हसन ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो जेल में है। मुजफ्फरपुर में 11.5 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नकली नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 11,50,000 के नकली नोट जब्त किए। बिहार के बाढ़ से कपड़ा व्यापारी पर हमले का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। आरोप है कि हमला करने वाला व्यापारी से पैसों की मांग कर रहा था। यूपी के संभल में महिला का मोबाइल चुराकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद महिला चोर को पीटते हुए थाने ले गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। यूपी के पीलीभीत में अवैध शराब की खबर मिलने के बाद कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को लौटना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस फोर्स ने पहुंचकर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बिहार के सीवान में एक लड़का हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जिसे कई घंटे तक मनाने के बाद नीचे उतारा गया। पुलिस के मुताबिक लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालकर फैक्ट्री को तुरंत खाली करा लिया गया। आग इतनी भीषण थी कि 10 से अधिक दमकल की गाड़ियों को आग काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अबू धाबी के मुसाफा में ड्रोन हमले के बाद ऑयल टैंकर्स में हुए विस्फोट में 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने इसकी पुष्टि की है। हूती विद्रोहियों ने इस ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 2 जगहों पर ड्रोन से हमला करने का शक जताया गया। सबसे पहले खबर आई कि अबू धाबी के दक्षिण पश्चिम में मौजूद मुजफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया में तेल के 3 टैंकरों में ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट हुआ अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक की स्टोरेज फैसिलिटी के पास। इस वक्त तक ये एक मामूली हादसा माना जा रहा था, लेकिन फिर अबू धाबी की पुलिस ने दावा किया कि विस्फोट वाली जगह पर कुछ देर पहले ही उड़ने वाली छोटी चीज गिरी थी। उड़ने वाली छोटी चीज, इशारा साफ था कि यह ड्रोन हो सकता था, और अगर ड्रोन था तो फिर यह कोई हादसा तो नहीं था, यह हमला था। अभी सब इसी खबर में उलझे थे कि तभी दूसरी खबर आई कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आग लग गई है। अबू धाबी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए निर्माण का काम चल रहा है, उसी जगह पर यह आग लगी। हालांकि पुलिस ने आग काफी छोटी बताई। अबू धाबी एयरपोर्ट जहां आग लगी और अबू धाबी का मुसफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया जहां 3 तेल टैंकर फटे, दोनों के बीच महज 20 मिनट की दूरी है। वहीं अबू धाबी का जो मुसफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से यूएई के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल पैलेस करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है, और अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और दूसरे देशों के दूतावास भी वहां से महज 10 किलोमीटर दूर हैं। मतलब बेहद संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन के करीब के इलाके को हवा में ड्रोन दागकर निशाना बनाया गया। यूएई की सरकार ने तो सिर्फ शक जताया कि उसके यहां ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने तो सीधा जिम्मेदारी ले ली कि हमला उन्हीं ने किया है। यमन एक मुस्लिम देश, वहां लड़ाई पर आमादा विद्रोहियों ने यूएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र पर ही हमला कर दिया। मतलब पश्चिम एशिया में मुस्लिम मुल्क ही आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। वहां मुसलमान वर्सेस मुसलमान की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन क्यों? जब धर्म ही एक है तो लड़ाई किस बात की है? तो लड़ाई है मुस्लिम धर्म के ही अंदर बरसों पहले हुई 2 फाड़ की, 2 अहम धड़ों की। एक समुदाय है शिया, दूसरा है सुन्नी। हूथी विद्रोही हैं जैदी शिया मुस्लिम, जिन्होंने 2014 से यमन की सुन्नी मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा जमा चुके हैं, लेकिन ये उन्होंने अकेले अपने बूते नहीं किया, उनकी मदद कर रहा था और कर रहा है ईरान।
शिया मुस्लिम आबादी वाला ईरान। यमन सुन्नी मुस्लिम देश है, वहां विद्रोह छेड़े हूथी शिया अल्पसंख्यक है। ऐसे में शिया मुस्लिम आबादी वाला ईरान बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूका और पश्चिम एशिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए हूथी विद्रोहियों का साथ देने यमन की लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन अपने पड़ोस में अपने कट्टर दुश्मन शिया ईरान का दखल सुन्नी मुस्लिम आबादी वाला सऊदी अरब कैसे बर्दाश्त कर लेता। यमन और सऊदी अरब दोनों सुन्नी मुस्लिम मुल्क हैं और यमन में शिया हूथी मूवमेंट की तो शुरुआत ही सऊदी अरब के धार्मिक प्रभाव को खत्म करने के लिए हुई थी। ऐसे में उनके साथ शिया आबादी वाला ईरान भी खड़ा हो गया। अगर ये दोनों जीत जाते तो सऊदी अरब के दक्षिण में बिल्कुल उसके बगल में शिया मुसलमानों का दबदबा हो जाता। इसलिए 2015 में सऊदी अरब ने यूएई समेत 8 अरब देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और यमन में हूथी विद्रोहियों की कमर तोड़ने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। इस गठबंधन को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मदद दी। यूएई भले ही सऊदी अरब की गठबंधन सेना का हिस्सा है, लेकिन उसने कभी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में रोल नहीं निभाया। 2 साल पहले तो उसने यमन की जंग से निकलने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन हाल ही में वो एक बार फिर यमन की जंग में एक्टिव हुआ और पिछले हफ्ते यूएई के समर्थन वाले लड़ाकों ने यमन के तेल के कुओं के भंडार वाले शब्वा प्रांत में हूथी विद्रोहियों को बुरी तरह धूल चटा दी।